नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव शर्मा क्लासेस। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक मिनी पैक आप बोल सकते हैं या एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द वेक्टर वो मैंने अपलोड किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे मैं अभी अपलोड कर दिया है, मैंने डाल दिया है। आप वहां से प्लीज उसको जरूर देख लें। उसके बाद इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो अभी तक हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कूलॉम्स लॉ, एंड कूलॉम्स लॉ वाज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट, इंटू R कैप। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इंटू R कैप वेक्टर फॉर्म में मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है कि हम देखिए, एक तो ये जो फोर्स काम करता है कूलॉम्स, जो फोर्स है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, दिस ऑलवेज एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन पे ही काम करेगा, Q1 Q2 डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी। ये मैंने बताया हुआ है, मान लीजिए चलिए R है तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, R की ही डायरेक्शन में, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ R और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ R, राइट। बट हमेशा काम इसी लाइन पे करेगा। तो मैंने बताया था कि आपको कभी भी डायरेक्शन की अगर हम जरूरत होती तो हम करते क्या है कि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में जब हम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर का काम ही ये होता है टू गिव द डायरेक्शन। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। सो प्लीज इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमने ये वेक्टर फॉर्म ये है और ये अपना इसके ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है और इसको हमेशा कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस जनरली, या आप जो सेंट्रल फोर्सेस हम इसको बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस जितने भी होते हैं ये वो फोर्सेस होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही आप मैग्नेट में भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। सो जितने भी हमारे ये फोर्सेस होते हैं, ठीक है, तो इनके केस में अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, टू एवरी फोर्स देयर इज ऑलवेज ए फील्ड। ये फील्ड क्या होता है, देखिए बच्चे, ये फील्ड क्या होता है कि मान के चलिए ये एक चार्ज है दैट इज Q, राइट। ये एक चार्ज है। अब आपको इस चार्ज का पता कैसे चलेगा, जब तक आप दूसरा चार्ज नहीं लेके आएंगे। अब आप जब दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलिए इसके चारों तरफ ये एक स्पेस बनता है, ठीक है। अब बिकॉज ये वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, तो यहाँ पे हमें सर्कुलर दिखाई देगा अगर ये पॉइंट चार्ज है। अदरवाइज ये जो है कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। तो होगा क्या कि ये जो चार्ज है इसकी एक लिमिट होगी कि ये दूसरे चार्ज पे एक लास्ट लिमिट तक ही फोर्स लगा सकता है और उसके बाद ये फोर्स लगाना बंद कर देता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली होता क्या है, इट इज द स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज। ये एक चार्ज दिया हुआ है, इसके चारों तरफ कभी भी एरिया यूज नहीं करेंगे। इट इज द स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज विद इन विच, जिसके अंदर, विद इन विच, वो स्पेस जिसके अंदर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय एन अदर चार्ज। और वो जो चार्ज है जिससे हम इसका फोर्स कहां तक, किस लिमिट तक काम कर रहा है, उस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, दैट इज Q0, राइट। दिस इज द टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट करते हैं कि इस चार्ज
की वजह से किस पॉइंट तक हमारा फोर्स काम कर रहा है, और उस पॉइंट से अब हम देखेंगे कि उसके चारों तरफ वो जगह निकालेंगे। और अगर आप मान के चलिए ये एक स्पेस है इस चार्ज के चारों तरफ, अगर आप मान के चलिए इससे अगर आप बाहर जाते हैं तो ये फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है ये चार्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको सर्कल मान के क्या करेंगे, एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो इसके चारों तरफ वो इमेजिनरी स्फीयर, ये बात ध्यान रखेंगे, वो जो इमेजिनरी स्फीयर होगा, वो इमेजिनरी स्पेस इस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस around a given charge, right? Within which an electrostatic force can be experienced. An electrostatic force can be experienced by another charge, और वो जो दूसरा चार्ज है दैट इज नोन एज द टेस्ट चार्ज Q नोट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज विदिन व्हिच एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, राइट। आई होप आपको समझ आया हो। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये पूरा यूनिट आपके सर से ऊपर से चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आपने 11th क्लास में एस्केप स्पीड पढ़ा होगा। एस्केप स्पीड बेसिकली एस्केप स्पीड पढ़ा होगा। तो एस्केप स्पीड भी क्या होता है, मान के चलिए अर्थ है, दिस इज अर्थ, राइट। तो आपको पता है अर्थ हर चीज को ग्रेविटेशनल, नॉट ओनली अर्थ, हर मास दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। तो अर्थ के चारों तरफ मान के चलिए आप अर्थ के आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ सेट कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे मूव करता रहेगा, राइट। जैसे कि हमारा मून, डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स आर मूविंग अराउंड अर्थ। बट आपके पास आप जिससे अर्थ से जितनी दूरी पे जाएंगे इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डाउन होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो वो जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, दैट पॉइंट, उस पॉइंट को अगर मैं रेडियस मान के इसके चारों तरफ एक स्पेस जनरेट कर दूं तो अर्थ के चारों तरफ वो स्पेस जिससे अगर आप बाहर चले जाते हैं तो अर्थ कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, आप स्पेस उस पॉइंट पे आते हैं, उसके अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो हर पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो वो जो स्पेस होगा दैट विल बी नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, बट ये हम 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, अर्थ की वजह से या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी है, कुछ भी है, कोई भी मास है, उसकी वजह से दूसरा मास है उस पे वो कहां तक फोर्स लगा पाता है, तो वो इस का क्या हुआ, फील्ड हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज द स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज। ये गिवन चार्ज है, इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां पे हम दूसरा कोई चार्ज लेके आए तो वो जो दूसरा चार्ज है इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर देखा जाए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसकी वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो कितना होगा,
F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि कोई फोर्स काम ना करे, दैट इज F इज इक्वल टू 0। अब आप एक बात सोचिए, यहाँ पे चार्ज भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म तब 0 होगी जब ये टर्म इन्फिनिटी होगी। तो हम जो यहाँ पे वो पॉइंट लेते हैं वो इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। जैसे ही r इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0, राइट। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी ही पॉइंट रखते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली होता है क्या है, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी विश एंड वी वांट, in fact I want to describe about the electric field intensity। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बाद में बताऊंगा मैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझते हैं होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया था, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट, राइट। अब आप एक बात तो मानेंगे कि इसके चारों तरफ जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब मान के चलिए आप ये भी बात मानेंगे क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर की वैल्यू अगर कम होगी तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप ये बात तो मानेंगे कि इस फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, यहाँ कुछ और होगी, पॉइंट ए पे कुछ और होगी, पॉइंट बी पे कुछ और रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है ड्यू टू दिस, राइट, ऑन द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है इसका जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी, मतलब उसकी जो ताकत है दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने की, वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी और उसको हम निकालना चाहते हैं कि किस पॉइंट पे कितनी होगी। अब एक बार बताइए, हम फील्ड इंटेंसिटी, हम इंटेंसिटी किसकी निकालना चाहते हैं, इस चार्ज की, और कहां निकालना चाहते हैं, मतलब कितनी दूरी पे निकालना चाहते हैं, ये 2 पॉइंट है। और आपको ये भी पता है कि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो जो वैल्यू है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करती है और इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्या होगा, K Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बट हम फील्ड इंटेंसिटी की ताकत किसके फील्ड की निकाल रहे हैं, इसकी, और कितनी दूरी पे निकाल रहे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो चार्ज है इसका रोल हमें खत्म करना है। अब इस चार्ज को तो खत्म कर नहीं सकते, अगर ये चार्ज नहीं लाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा यहाँ दूसरा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई मास भी हो सकता है। अब एक चार्ज और एक मास तो कभी फोर्स लगाते नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो हमें ये चार्ज तो लाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है कि आप Q नोट को क्या रखो, 1 कूलम रखो या 1 यूनिट रख सकते हैं। अगर हमने इसको 1 यूनिट रख दिया तो उसका बेनिफिट क्या होगा, तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना काम करने लगेगा, K Q इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर या K इंटू क्यू अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने की है, तो इसमें हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि अब जो फोर्स की वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे कितनी है इस चार्ज के द्वारा, वो सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड करे, Q के ऊपर, सॉरी, और ये इससे कितनी दूरी पे है। ये वाला जो चार्ज है, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, इसका कोई भी रोल नहीं बचा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसकी वजह से यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है उसके फोर्स की वो निकालने, तो वहां पे क्या रखते हैं हम, 1 यूनिट टेस्ट चार्ज रख देते हैं। और जब हम 1 यूनिट टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाता है। मतलब है तो वो फोर्स ही, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों देखा जाए तो है तो सेम ही, बट किस चीज का फर्क है, फर्क सिर्फ एक चीज का है
कि मैं अगर इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। और अगर मैं इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं तो ये जो दूसरा चार्ज है इसको आप 1 यूनिट रख दो, तो है तो ये भी फोर्स ही, बट इसमें कंडीशन क्या है कि ये वाला चार्ज कितना होता है 1 यूनिट हो जाता है। तो हम इसको ये अब यहाँ पे जो टर्म बन जाएगी वो F की जगह क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द सेम थिंग, the only difference is that when we determine the force between the two charges in such a way that the magnitude of first charge is 1 coulomb, right, then we call this force as an electrostatic force. If the force between the two charges is such that they both are greater than 1, right, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर एक चार्ज 1 यूनिट हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अब देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मान के चलिए यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे मान के चलो Q नोट रखा हुआ है, इनके बीच में फोर्स कितना काम कर रहा है, F = K Q × Q नोट अपॉन R स्क्वायर। मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं इसको, इंटू R कैप, K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये मैंने अभी समझा दिया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। अब मैं इसके बारे में आगे फर्दर मूव करता हूं। देखिए बच्चों, हम देखेंगे Q नोट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, F, तो 1 यूनिट के ऊपर कितना काम करेगा, F अपॉन Q नोट। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि जब कोई सा एक चार्ज, बेसिकली जो टेस्ट चार्ज है, अगर वो 1 यूनिट हो जाए तो हम वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब 1 यूनिट के ऊपर जो फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको बोले इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आप सभी प्लीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन निकालते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए गिवन चार्ज, मान के चलिए वो गिवन चार्ज क्या है, Q है, राइट, ये और O में रखा हुआ है। ड्यू टू ए गिवन चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट, इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, मान के चलिए आप पॉइंट P पे क्या निकालना चाहते हैं, इस चार्ज की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए गिवन चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by electrostatic force experienced by a unit charge placed at that point। उस जगह पे जब हम एक यूनिट चार्ज 1 कूलॉम रख सकते हैं, 1 स्टैट कूलॉम, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, तो प्लेस एट दैट पॉइंट, राइट। तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए गिवन चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट। इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। मान लीजिए चलिए टेस्ट चार्ज था तो Q नोट के ऊपर फोर्स लग रहा है F, तो एक यूनिट के ऊपर F अपॉन Q नोट, एंड दैट इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे भी हमें वेक्टर फॉर्म में ही लेना होगा इसको। अब इसके बारे में आगे मूव करते हैं। तो इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसकी क्या हुई, अगर ये कूलॉम हम लेते हैं, देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ये क्या है, न्यूटन अपॉन कूलॉम, तो हम इसको हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलॉम।
इसकी यूनिट होती है एसआई। ध्यान रखेंगे सभी प्लीज, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्लियर नाउ। नाउ वी वुड डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। देखो, लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन क्या कहता है, अगर मैं एक लीनियर सिस्टम लेता हूं, लीनियर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि लीनियर सिस्टम लेता हूं, मान के चलिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक दूसरा बॉक्स है, यही बॉक्स है, सॉरी दूसरा नहीं है, ठीक है। अब इस बॉक्स के ऊपर इसका मास है m, इसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, मान के चलो वो फोर्स क्या काम कर रहा है, F1 काम कर रहा है। तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन काम करेगा आपको पता है F इक्वल टू m में होता है, तो A इक्वल टू क्या हुआ, F अपॉन, ठीक है। अब ये दूसरा, अब ये फोर्स काम कर रहा था, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दिया हमने। अब हम दूसरा फोर्स काम है, दूसरा भाई आ गया, ये दो भाई थे, ये F2 काम कर रहा है, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, राइट। ये भाई काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ये काम कर रहा है, दूसरा भाई काम कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन ये काम कर रहा है। मान के चलिए हमारे पास अब की बार क्या हुआ, दोनों भाई जॉइंट फॉर्म में आ जाते हैं और दोनों फोर्स लगाते हैं F1 F2, तो अब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन जुड़ जाएगा, पहले दोनों के फोर्सेस ही जुड़ जाएंगे, F1 प्लस F2। सिमिलरली A1 प्लस A2, एंड दिस इज द लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। ये क्या कहता है कि जब आप एक फोर्स के बारे में बात करो तो एक ही फोर्स के बारे में बात करो, ठीक है, दूसरे को भूल जाओ, फिर दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो पहले को भूल जाओ, और अगर दोनों फोर्स काम कर रहे हैं तो क्या करो, दोनों को सेपरेट सेपरेट आइसोलेटेडली आप उनको एज्यूम करके फिर दोनों को जोड़ दो वेक्टर मेथड से। यहाँ पे बिकॉज इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो ये वेक्टर एडिशन मेथड से अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो आपको पता है r इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर दोनों वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका अंडर रूट का स्क्वायर, तो मतलब ये जुड़ गया और ये होगा a प्लस b नेट रिजल्टेंट। तो वेक्टर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं अगर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्सेस के बारे में, बात करते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारा लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन, कूलॉम लॉ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बारे में एक ही बात, एक ही चीज कर लेते हैं, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे चार्ज ही रखा हुआ है Q1 Q2 Q3, राइट, Q1 Q2 Q3। अब Q1 Q2 Q3, राइट। अब यहाँ पे एक चार्ज रखा है, मान के चलो ये चार्ज रखा हुआ है Q0, राइट। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इन तीनों चार्जेस की वजह से Q0 के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है। तो हम इसमें करेंगे क्या, मान के चलो इसको ये जोड़ने वाली लाइन है, इसको हमने नाम दिया है R01, राइट। ये इसको जोड़ने वाली है, ये होगा R02, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट, या R03। तो अब जब आपको इनके बीच में फोर्सेस निकालने हैं, इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन यही कहता है, लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। तो ये क्या कहता है कि जब आप दो फोर्सेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा रहे हो तो और सबको भूल जाओ, मतलब आप मान के चलो इसकी और इसमें कितना फोर्स काम कर रहा है, मान चलो ये दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ऑन चार्ज नॉट ड्यू टू 1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कैसे होगा, और इसको हम बोले फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2, और इसकी वजह से जो होगा वो क्या होगा,
force on Q naught due to charge 3. तो F01, 02, 03 राइट। तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जब आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं तो इन दोनों को भूल जाओ। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 3 राइट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, जब आप और इनको अलग अलग, पहले इन दोनों के बीच में निकाला, ठीक है, इन दोनों को भूल गए, फिर इन दोनों के बीच में निकाला तो इन दोनों को भूल जाते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में फोर्स को निकालते हैं और इन दोनों को भूल जाते हैं। और फिर वो जो इंडिविजुअल फोर्सेस आए थे, बिकॉज हमारे पास ये वेक्टर है तो वेक्टर को हम ऐसे ऑर्डिनरी वे में तो जोड़ नहीं सकते, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऊपर है वेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बिटवीन Q नॉट एंड Q1 इंडिविजुअली, Q नॉट Q2 इंडिविजुअली, Q नॉट Q3 इंडिविजुअली, फिर इनको आप वेक्टर फॉर्म में जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे मैं हमारे पास तीन फोर्स आ गए। एक फोर्स है F02, ये F03 और ये F01। ओके, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो मान के चलो क्या आ रहा है, FR आ रहा है। तो FR इज इक्वल टू क्या होगा, F03, ठीक है, माइनस F02। तो अब हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस बचते हैं, एक ये बचता है और एक ये बचता है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन गया ना, तो इन दोनों को हम भूल जाएंगे। अब ये फोर्स ये है F01 और FR। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, और पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो हम इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसका पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट, तो दैट रिजल्टेंट R आ गया। तो हमारे पास इन पूरे तीनों चार्जेस पूरे Q नोट के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू दिस। तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द Q नोट ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस राइट। जैसे हमने ये निकाला, अगर मैं Q नोट को 1 रख दूं, 1 यूनिट रख दूं, तो ये F जो है ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 0 हटा देता हूं, ड्यू टू 1, ड्यू टू 2, ड्यू टू 3, दैट्स इट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे based on the Coulomb's law, electric field, as well as the quantization of charge, right? So this is the end of the video. God bless you all. Thank you very much.